नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सुधा चौहान जी की लिखी कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपसे नम्र विनंती है। तो चलिए सुधा चौहान जी की कहानी सांझ शुरू करते हैं। बारिश कब से शुरू हो गई थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि जल्दी रुकेगी। बारिश की मोटी मोटी बूंदें ज़मीन पे अलग अलग तरह के चित्र बनाती और थोड़ी देर में वे मिट जाते। फिर नई बूंदें पड़ती और फिर से नया रेखा चित्र। मैं पता नहीं कितनी देर से बड़ी तन्मय होकर बूंदों के बनाए ये रेखा चित्र देख रही थी, लेकिन मन की घुटन और बेचैनी अभी कम नहीं हुई। माँ का पत्र मन से निकलने के लिए तैयार ही नहीं। ये ऐसा दोपहर का अवकाश और माँ के पत्र में लिखा हुआ हृदय को उद्विग्न कर देने वाला समाचार। मैं कितनी बार अपने आप को समझा रही हूँ कि माँ के पत्र में जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे मुझे इतना बेचैन होने की क्या ज़रूरत है। आखिर मौसी मेरी लगती ही कौन है। मेरी उसके साथ कभी निकटता भी नहीं रही। मैंने जो कुछ भी देखा था, सुना था, थोड़ा बहुत अनुभव भी किया था, वो भी सब मेरे बहुत बचपन की बात है। लेकिन वे सब मेरे मन के अंदर अभी तक गहरे बैठे हुए हैं। जिंदगी के सफ़र में हमें रास्ते में कितने ही लोग मिलते हैं। हर एक की छाप मन पर ऐसे चित्रित थोड़े ना करके रखनी चाहिए। कई चेहरे तो थोड़े आगे बढ़ते ही भूल तक जाते हैं हम। अंबिका मौसी तो इतने वर्षों में कभी याद तक नहीं आई थी। मेरे मन के कैनवास पर से उसका चित्र तो कब का ही फीका पड़ चुका था, बल्कि मिट चुका था। तो फिर माँ का पत्र पढ़ने के बाद से वही चित्र इतना साफ साफ कैसे नजर आने लगा, और वो भी इतने भड़कीले रंगों के साथ। अंबिका मौसी मेरी थी ही कौन? वैसे पूछा जाए तो कोई थी ही नहीं। मेरी नानी के बहुत दूर के रिश्ते की बहन लगती थी। जब कभी नानी खरगोन से हमारे यहाँ आती तब 2-3 दिन वह अंबिका मौसी के यहाँ रहती, और फिर वहाँ से आने के बाद नानी पूरी तरह से अंबिकामय हो जाती थी। कितने ही प्रसंग, कितने ही लोगों के बारे में नानी बहुत याद कर कर के उनका रसपूर्ण वर्णन किया करती। बीच बीच में से कभी कभी माँ का उसकी तरफ ध्यान न रहता, तब नानी बार बार कहती, अरे सुन रही ना बेटा मीना। इस तरह से वो अंबिका पुराण का कथन किया करती। पिताजी के ऑफिस में चले जाने के बाद में नानी और माँ दोनों के इस अंबिका पुराण को और ही रंग चढ़ता। नानी का यह अंबिका पुराण दोपहर में जो शुरू होता तो उसका रंग चढ़ते चढ़ते शाम हो जाती। पिताजी ऑफिस से घर पे आने का समय भी हो जाता, तब भी उसमें रुकावट ना आती। अंबिका मौसी के घर का वैभव उसकी कर्ण के समान उदार था। उसके आसपास गुड़ से लगी हुई चींटियों के समान उसके चमचे लोगों की लिस्ट। दादी का नीचे वाले बैठक खाने में अकेले बैठे रहना। सांझ की बेला में दरवाजे में आकर जो पैसों की गाड़ी खड़ी होती थी उसका वर्णन। कितनी ही बातें अपनी प्यारी शैली में और मीठी वाणी में नानी बड़े रंग भर भर के सुनाया करती। लेकिन नानी का समारोह इस वाक्य से हमेशा हुआ करता। कहती, लेकिन मीना तुझे बताती हूँ मैं, अंबिका की इस आंधी उदारता की वजह से एक दिन उसे हाथ में कटोरा लेने की नौबत न आए तो कहना, तू लिख कर रख ले मेरी ये बात। मेरी स्कूल सुबह की होने से दिन भर मैं घर में ही रहती थी, और फिर जब नानी आती तो मुझे घर से बाहर जाने की जरा भी मन न करता। नानी तो अंबिका में ही रहती थी, लेकिन हमारे घर में भी जब तक नानी रहती अंबिका मौसी के सिवाय दूसरा कोई विषय ही नहीं रहता था बोलने के लिए। पिताजी ज़्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन रात्रि भोजन होने के बाद में घर में आए हुए मेहमान के साथ में कुछ तो बोलना चाहिए, ये सोचकर वे नानी से यूं ही पूछ लेते, और अंबिका मौसी क्या सब कुछ ठीक तो है ना। बस पिताजी का इतना कहना होता कि नानी की फिर से अंबिका पुराण के रिकॉर्ड शुरू हो जाती। जब तक पिताजी जोर जोर से जमाई न लेने लगते तब तक नानी बोलती जाती।
नानी के मुंह से अंबिका पुराण इतनी बार सुन लिया था तो मैंने एक बार नानी से कहा, नानी तुम अंबिका मौसी का इतना वर्णन करती हो, एक बार मुझे भी ले चलो ना उसके यहाँ। हाँ हाँ बेटी, अगली बार आऊँगी ना तो तुझे ज़रूर वहाँ ले चलूँगी, नानी ने वादा किया। वैसे मेरे स्कूल आने जाने के रास्ते में ही तो अंबिका मौसी की हवेली पड़ती थी, लेकिन हवेली के बाहरी रंग रूप से उसके अंदरूनी ऐश्वर्य का अंदाज़ा कोई कैसे लगाए। मैंने अक्सर देखा था कि 12 बजे के आसपास बहुत सारे भिखारी हवेली के आगे जमा हो जाते और फिर अंदर से कोई आकर उन भिखारियों को रोटी सब्जी परोसता। नानी के अंबिका पुराण को इतनी बार सुनने के बाद में मेरी उत्कंठा इतनी बढ़ चुकी थी कि ऐसा लगता था कि मैं कब एक बार जाकर अंबिका मौसी की हवेली अंदर से देखूं, वहाँ का ऐश्वर्य आंखों से देखूं। आखिर एक बार वह संयोग आ ही गया। मैं शायद चौथी क्लास में थी तब। नानी अंबिका मौसी के यहाँ जाने के लिए निकली तो मैंने भी जिद कर ली, लेकिन माँ को मेरी जिद अच्छी नहीं लगी। क्या करने वाली तू वहाँ जाके? ऐसे लोगों से ज़्यादा संबंध रखना मुझे नहीं अच्छा लगता। उनका ऐश्वर्य और धन उन्हीं को मुबारक हो, माँ ने कहा। अरे लेकिन मीना, अरे तू कुछ भी कहते रहती बेटी। भले तू मत जा उनके यहाँ, लेकिन इस बच्ची को वहाँ ले जाने में क्या हरकत है? यह नन्ही बच्ची उनके यहाँ का ऐश्वर्य जरा देख तो ले, वह भी तो जाने कि उदारता किसे कहते हैं। और अंबिका को लोगों का आना जाना पसंद है। हाँ, इसे ले जाऊंगी तो अंबिका बहुत खुशी से उसका स्वागत करेगी। बच्चियों को उत्सुकता रहती है रे बेटा। आखिर माँ नानी के आगे चुप रह गई और मैं नानी के साथ में चल पड़ी। अंबिका मौसी के हवेली में अंदर पांव रखते ही नानी ने किया हुआ वर्णन मेरी आंखों के आगे साकार हो गया। वहाँ की सुखासीनता और ऐश्वर्य हवेली के कोने कोने से उजागर हो रहा था। एक बड़े से हॉल में एक बहुत बड़ी कांच की अलमारी थी, जिसमें चांदी की समाई में जोत जल रही थी। छत से झाड़ फानूस लटक रहे थे। एक बड़ा सा झूमर भी लटक रहा था। दीवार पर जगह जगह आईने लगे हुए थे। एक दीवान पर लिखने का डेस्क रखा हुआ था। सफ़ेद झकाझक मसनद और तकियों से पीठ लगाकर बैठे हुए एक व्यक्ति की तरफ देखकर नानी ने मेरी उनसे पहचान करा दी। दादी, ये मेरी पोती है, नमस्कार करो बेटा। मैंने झुककर उन्हें नमस्कार कर दिया। असल में मैंने जब उन्हें देखा तो उन्हें देखकर उन्हें नमस्ते करने का मन न किया। आसपास बिखरे हुए समृद्धि के बीच में दादी की आकृति एकदम विशोभित लग रही थी, जैसे कि कोई बढ़िया मखमली कपड़ा हो और उसके ऊपर बहुत बड़ा धब्बा गिर गया हो। वे दीवान पर तकिए और मसनद से टेक लगाकर बैठे थे, इसलिए वे कुछ अलग या घर के कोई बड़े या खास व्यक्ति लग रहे थे। उनका एकदम कृशकाय, बड़े आगे आए हुए दांत और काला रंग, इस वजह से दादी मुझे कहीं से भी अच्छे नहीं लगे, न ही उनके प्रति कोई आदर भाव उत्पन्न हुआ। बेटी, ये दादी है, हाँ, इस हवेली के मालिक। लेकिन घर के प्रमुख व्यक्ति के चेहरे पर होने वाला तेज या समृद्धि और वैभव का तेज, इसमें से कुछ भी मुझे उनके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा था। आसपास काफ़ी सारे नौकर आवाजाही कर रहे थे। उनमें और दादी में केवल कपड़ों का ही फर्क था। दादी ने सफ़ेद झक मलमल के कपड़े पहन रखे थे। हम दोनों जीना चढ़ के ऊपर वाले मंजिल में पहुँचे। अंबिका मौसी तुलसी की पूजा कर रही थी। उन्होंने जरीदार रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, नाक में नथ पहनी हुई थी, कलाइयों में बहुत सारी सोने की चूड़ियाँ कंगन थे, बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, उसके ऊपर बहुत सुंदर मोगरे का गजरा लपेटा हुआ था। गोरी चट्टी, सुंदर बड़ी बड़ी आँखें, सुतवा नाक और लाल लाल होठ। पहली ही झलक में अंबिका मौसी ने मेरी नज़रों को बांध लिया था। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर अंबिका मौसी के 2 हाथ और होते तो यह साक्षात लक्ष्मी ही दिखाई देती। उनके चेहरे से ही संपन्नता का तेज झलक रहा था। अंबिका मौसी पहली नज़र में मुझे बहुत भा गई। पूजा होने के बाद में उसने हम दोनों का स्वागत किया। नानी ने मेरी पहचान उनसे करवाई तो मैंने तुरंत ही झुक कर उनको नमस्कार किया। आदर के साथ मौसी हंसकर बोली,
मीना ने बच्ची को अच्छा संस्कार दिया है। अंबिका मौसी की बात से वे मेरी नज़रों में और भी चढ़ गई। फिर उन्होंने नानी से पूछा कि कब आई। नानी ने बताया, कल ही आई हूँ। आज इधर आने के लिए निकली तो ये भी जिद पकड़ बैठी। इसे छुट्टियाँ हैं ना, घर पे ही थी, मेरे पीछे पड़ गई। अच्छा हुआ, अच्छा किया तुम इसे ले आई। अब 4-6 दिन रहो यहीं पे। क्यों बिटिया, तुम्हें अच्छा लगेगा ना हमारे यहाँ रहना? ये कहते हुए अंबिका मौसी ने मुझे अपने से चिपटा लिया। मुझे अंबिका मौसी के साड़ी से एक मंद मधुर सुगंध आई। मौसी मेरे मन में और ऊपर चढ़ती गई। फिर नानी ने मुझे पूरी हवेली घूम कर दिखाई। हवेली ऐसी थी कि जगह जगह से, हर कोने से वैभव का प्रदर्शन हो रहा था। रसोई में एक बहुत बड़े चूल्हे पर 2 स्त्रियां खाना बना रही थीं। पास की छपरी में गांव से आया हुआ दूध का हंडा तप रहा था। बीच वाले हॉल में भोजन की तैयारी चल रही थी। हर जगह पे 2-2 पटिये रखे थे। पटियों में भी पीतल के चमकदार फूल लगे हुए थे हर कोने पे। एक पटिये पे थाली रखी जाने वाली थी और एक पटिये पर बैठना था भोजन करने के लिए। चांदी की थालियाँ थी और उनमें 2-2 कटोरियाँ रखी हुई थी चांदी की। नानी, आज इनके यहाँ क्या है? कुछ उत्सव है क्या? अरे रोज का खाना ही इनके यहाँ ऐसा होता है। घर में बहुत सारे लोग हैं ना। इतने सारे लोग? अरे घर में का मतलब ये है, घर में तो ये 3 ही लोग हैं, लेकिन कोई इनके यहाँ आश्रित है, कोई ज़रूरतमंद है, कोई गरीब पंडित के बच्चे हैं। फिर नानी ने एक आंख बारीक करके मेरी तरफ देखकर धीरे से कहा, कोई कोई चमचे और भाट भी हैं इनके। नानी मुझे सारी हवेली दिखा रही थी। एक एक कमरा देखते हुए हम बढ़ रहे थे। जीने पर चमकदार सफ़ेद टाइल्स लगाई हुई थी। हम लोग नीचे उतर के नीचे वाले कमरे में पहुँचे। उस कमरे में एक बहुत बड़ा पलंग था और उसके ऊपर एक गोरा चिट्टा जवान आराम फरमा रहा था। उसने भी रेशमी चूड़ीदार और कुर्ता पहन रखा था और उसके गले में मोटी भारी सी सोने की चेन दूर से ही चमक रही थी। एक नौकर वहाँ उसके पाँव के पास बैठा उसके पाँव दबा रहा था। कमरे में इत्र की सुगंध फैली हुई थी। पास ही ग्रामोफोन पर गाने चल रहे थे। सामने एक गोल टेबल पर चांदी का पानदान रखा हुआ था। कमरे में चारों तरफ आईने, यहाँ तक कि छत पर भी आईने लगे हुए थे। मुझे तो लगा जैसे कांच महल में ही आ गई हूँ मैं। क्या चल रहा है राव साहब? नानी ने पुकारा। अरे मौसी, आइए आइए। कब आए आप? राव साहब के आराम में खलल पड़ गया था शायद। पता नहीं क्यों मुझे वह कमरा, वहाँ का माहौल कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इस कमरे के वैभव में प्रसन्नता नहीं थी। अंबिका मौसी को देखकर वैभव में जो प्रसन्नता दिखाई दे रही थी, ये कमरा उससे एकदम ही असंगत लग रहा था। नानी ने मुझे बताया, ये अंबिका मौसी के इकलौते चिराग हैं, समझिए। इन्हें राव साहब कहते हैं। नानी कुछ और कहती, इसके पहले ही मैं जल्दी जल्दी चलकर कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। मन में ये आशंका थी कि कहीं नानी मुझे इनको भी नमस्कार करने के लिए न कह दे। थोड़ी देर में भोजन की लंबी कतार भोजन करने बैठी। 2 महिलाएं भोजन परोस रही थी। एक तीसरी महिला भी थी वहाँ पर, एकदम गोरी चिट्टी, बहुत प्यारी सी जरीदार साड़ी पहनी हुई थी। चेहरे से बड़ी अच्छी लगी मुझे वह, एकदम शालीन सी। उसके हाथ में घी का बर्तन था। सबके भोजन पर वह घी परोस रही थी। नानी, ये कौन है? मैंने धीरे से नानी से पूछा। अरे ये अंबिका मौसी की बहू है, यानी कि राव साहब की पत्नी। अंबिका मौसी सबको साग्रह भोजन करवा रही थी। पहली पंगत का खाना हो जाने के बाद में अंबिका मौसी बड़े से झूले पर बैठ गई। भोजन करके उठे हुए एक एक करके सभी लोग आकर अंबिका मौसी को झुक झुक कर नमस्कार कर कर जाते गए। अधिकतर लोग अन्नदाता सुखी भव कह रहे थे। कोई कोई ये भी कह रहा था, अंबिका जी, आप जैसे दानवीर महिलाएं इस ज़मीन पर है, इसीलिए हम जैसों का पेट भर रहा है। आप हमेशा सुखी समृद्ध लक्ष्मीवान रहिए। ऐसे भी आशीर्वाद देकर जा रहे थे। भोजन होने के बाद में पूरे हॉल की स्वच्छता की गई और उसके बाद में नौकर लोग खाना खाने बैठे। पीछे के ओसारे में अंबिका मौसी खुद ही उन्हें परोस रही थी। दिन भर कोई न कोई ज़रूरतमंद आता ही रहा और आने पर
पहले तो अंबिका मौसी की खूब तारीफ करता, उसके सुंदरता से लेकर तो उसके उदारता तक की, और उसे जो चीज़ चाहिए होती वो लेकर चले जाता। इस तरह से अपना हेतु साध्य करके निकल जाता। इन सारे स्तुति सुमनों की वर्षाओं में अंबिका मौसी के चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई देता। वो बार बार अपनी बहू दीपिका से कहती, दीपिका, अलमारी में से 100 रुपए के 4 नोट तो लाना। दीपिका, इसे एक बोरी भर के गेहूं दे दो। और दीवान जी, परसों जो कपड़ों का गट्ठा लाया है ना, वो लाइए तो इधर। मैं मन ही मन सोच रही थी कि जैसे मैंने कहानी सुनी थी कर्ण की, कि वो एक समय बैठता और उस समय आने वाले सबको मुंह मांगा दान दिया करता। क्या अंबिका मौसी भी वैसी कर्ण के समान इस समय दान देने के लिए तो नहीं बैठी है? बीच में कुछ समय कोई सामने ज़रूरतमंद नहीं खड़ा था। उस समय नानी ने अंबिका मौसी को धीरे से कहा, अंबिका, अरे हाथ इतना ढीला छोड़ना ठीक नहीं है। अरे देने वाला अगर देने बैठा है तो लेने वाला तो सहज ही ले लेगा ना, चाहे उसे ज़रूरत हो या ना हो। ऐसी कैसी है रे अंबिका, तू, तेरा मन बहुत ही बड़ा है। नानी की बात सुनकर अंबिका मौसी ज़ोर से हंस पड़ी, लेकिन उसकी ये हंसी सुनकर अब तक जो अंबिका मौसी मेरे हृदय कमल पर आसीन हो चुकी थी, वो एकदम से ही कुछ पायदार नीचे आ गई। मैं छोटी थी, फिर भी मुझे उसके हास्य में वो निर्मलता नहीं दिखाई दी जो सामान्य आदमी के हंसी में दिखाई देती है। प्रसन्नता भी नहीं थी, बल्कि बल्कि उसकी आंखों में अहंकार झलक रहा था और होठों पर सामने वाले को तुच्छता दर्शक हंसी। बोली, अरे कोई भिखारी के पास में मांगने जाएगा क्या? मेरे पास में इतना है, इसलिए आते हैं बेचारे मुझसे मांगने के लिए। और देने में क्या आनंद है। वो फिर एकदम चुप होती हुई बोली, जाने दे, तुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं आएगा कि देने में कितना सुख है। मेरे मन से अंबिका मौसी 2 पायदान और नीचे उतर गई। शाम होते ही पूरी हवेली दीपकों से झिलमिला उठी, जगमगाने लगी। सारी हंडियाँ, झूमर, सब में दीपक रखे गए। बड़े हॉल वाली समय और पूजा घर की समय सब झिलमिलाने लगी, सबकी जोत जगमगाने लगी। हवेली का बड़ा दरवाज़ा खोला गया और थोड़ी देर से नीचे से किसी नौकर ने आवाज़ दी, गाड़ी आ गई है जी मालकिन। अंबिका मौसी हाथ में चांदी का थाल लेकर आई। चलो रे, मेरे साथ में महालक्ष्मी का स्वागत करने, उसने नानी से कहा। नानी ने मुझसे कहा और हम तीनों नीचे आए। मैंने देखा गाड़ी में रुपए पैसे का ढेर लगा हुआ था। अंबिका मौसी ने उस धन संपत्ति को हल्दी कुमकुम लगाया। गाड़ी में से सारा पैसा निकालकर बड़े हॉल में लाया गया। वहाँ रुपया पैसा गिनने वाले लोग बैठे हुए थे, गिन गिन कर एक बड़े वाले ड्रम में भरे जा रहे थे। मैं अवाक से ये सब देखती रही। ऐसा दृश्य तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था और भविष्य में भी मुझे कभी ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा ऐसा नहीं लग रहा था। रात की भोजन की पंगत भी सुबह जैसी रही। भोजन के बाद में वहीं हॉल में सोने के लिए गद्दियाँ लगा दी गई, जहाँ पर नौकर लोग, आश्रित लोग और ज़रूरतमंद सोने वाले थे। मैं और नानी, हम दोनों को सोने के लिए अंबिका मौसी के कमरे में ही पलंग लगा दिए गए। मध्य रात्रि में यूं ही मेरी आँख खुली और मुझे माँ की याद आने लगी। हवेली के डिंडे दरवाज़ा खोलने की और उसके पीछे पीछे एक घोड़ा गाड़ी की आवाज़ आई। नानी, नानी देखो ना, कुछ आवाज़ें आ रही है, कोई चोर तो नहीं घुसा है हवेली में। मैंने नानी को जगाते हुए कहा। नानी ने मुझे थपकते हुए कहा, तू सो जा बेटी, इतनी रात में तुझे नींद नहीं आ रही क्या? लेकिन वो घोड़ा गाड़ी की आवाज़, अरे इस समय राव साहब बाहर जाते हैं। इतनी रात को? चुप रह बेटी, तू अभी छोटी है, कहते हुए मुझे अपने आंचल में छुपा लिया। 2 दिन अंबिका मौसी के हवेली में रहकर हम अपने घर में आ गए। अंबिका मौसी ने मुझे एक रेशमी कपड़ा दिया था फ्रॉक सिलने के लिए। घर में कदम रखते ही माँ ने पूछा, हो गया तेरा शौक पूरा? अच्छी लगी क्या अंबिका मौसी? क्या क्या देखा वहाँ पे? मैंने तुरंत ही कहा, माँ अंबिका मौसी तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसका हंसना मुझे अच्छा नहीं लगा।
और राव साहब तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। वहाँ का ठाट बाट और फावड़े से पैसे गिन रहे थे माँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और माँ, दादी साहब ऐसे कैसे रहे? दिन भर अकेले नीचे की मंजिल में हॉल में बैठे रहते हैं और कितने काले कलूटे और भयानक दिखते हैं। उन्हें इतनी सुंदर अंबिका मौसी कैसे मिल गई माँ? नानी बीच में बोल पड़ी। अरे एक दरिद्र के घर में उस कीचड़ में ये कमल खिला था। दादी के पिताजी ने उसे देख लिया और अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया कि दोनों तरफ से विवाह का खर्चा करके इसे उस झोपड़े में से अपनी हवेली में ले आए। अंबिका ने तो इतना ऐश्वर्य वैभव सपने में भी नहीं देखा था। दरिद्री अंबिका के रोम रोम में पैसा एक नशे के समान भिन गया है। उस पर यह कि उसकी जरा सी भी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी। पढ़ने लिखने से, उस विद्या से आदमी में संस्कार आते हैं। अंबिका के पास इसी चीज़ की तो कमी है, इसीलिए तो राव साहब का बेताल व्यवहार सहन कर रही है वो। माँ इशारा कुछ कर रही थी नानी की तरफ, लेकिन नानी का उधर ध्यान ही नहीं था। नानी आगे कहती गई, मैंने तो राव साहब की इस बुरी लत को देखते ही पहले ही अंबिका को चेता दिया था। लेकिन अंबिका उस समय भी हंसते हुए बोली थी, अरे ये सारे शौक अमीरों के शौक है, अमीरी तो करेंगे, गरीब थोड़ी करेगा। उस पर राव साहब इस हवेली में इकलौता चिराग है। हमारी 7 पीढ़ियाँ भी बैठ कर खाए तो भी हमारे धन ऐश्वर्य संपत्ति में ज़रा भी कमी नहीं आएगी। उसे जैसा रहना है रहने दो, आखिर लक्ष्मीपति ही तो इस तरह से रह सकते हैं। मैं कहती हूँ अंबिका के इस तरह के रहन सहन के वजह से कभी इसके हाथ में कटोरा ना आ जाए। माँ ने हंसते हुए कहा, आ गई तुम्हारी कथा वापस अंबिका मौसी पर। गुजरते दिनों के साथ मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। बचपने की अंबिका मौसी के प्रति उत्कंठा कब की लोप हो चुकी थी। बस नानी जब आती तभी अंबिका मौसी का विषय निकलता। नानी भी धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी, इसलिए अब उसका आना कम हो गया था। लेकिन बीच में कभी कभार राव साहब के व्यसनाधीनता की खबरें आती रहती। अंबिका मौसी का गांव में नाम था, इसलिए उनके घर में अगर सुई भी गिरती तो उसकी खबर पूरे गांव को तुरंत लगती। घर में इतने सारे नौकर चाकर जो थे, राव साहब की व्यसनाधीनता की वजह से अंबिका मौसी के घर की लक्ष्मी को पांव लग गए थे बाहर की तरफ जाने के लिए। एक दिन मैं अंबिका मौसी की हवेली के सामने से जा रही थी। हवेली के सामने बहुत भीड़ जमा थी। एक शिकारी, उसके साथ में उसकी पत्नी और एक 15-16 साल की कोमल लड़की हवेली के सामने खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, यहाँ तक कि दरवाजे पर थूक भी रहे थे। जाते जाते मेरे कानों में 1-2 बातें सुनाई पड़ी। भाई, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। तेरे बेटे ने मेरी बेटी की इज्जत लूट ली है। बाहर आने दे तेरे बेटे को। कैसे मेरी बेटी को हवेली में नहीं लेती, देखती हूँ मैं। मेरे कान में पता नहीं क्यों नानी की आवाज़ गूंज रही थी, अंबिका के हाथ में कहीं कटोरा न आ जाए। राव साहब की बढ़ती व्यसनाधीनता, अंबिका मौसी की निर्बुद्ध उदारता, दाजी का नाकारापन और बहू का अति आज्ञा पालन की आदत, ये सब मिलकर अंबिका मौसी के हवेली की शान शौकत, उदारता, कीर्ति, इन सब को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे थे। जिस हवेली के दरवाजे पर दोपहर 12 बजे भिखारी भोजन मांगने बैठते, खाने बैठते, उसी दरवाजे पर पठान आकर बैठा हुआ था कर्जे के पैसे वसूल करने के लिए। राव साहब ने बहुत सारा कर्जा लेकर रखा था। शराब, शबाब, जुआ, रेस, अत्याचार, बलात्कार, व्यसनाधीनता, इन सभी दुर्गुणों से परिपूर्ण राव साहब ने इस हवेली के वैभव को कब से ही दीमक के समान चाटना शुरू कर चुके थे। बेटे के इस तरह के व्यवहार से दुखी होकर हाय खाकर दाजी ने बिस्तर पकड़ लिया था। एक दिन उनके गुजर जाने की भी खबर आई। नानी अंबिका मौसी से मिलने के लिए आई। उस दिन हवेली से लौट कर आने के बाद नानी एकदम चुप सी थी। मैं इंतज़ार में थी कि नानी अब कुछ न कुछ बोलेगी सही, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली।
पिताजी के ऑफिस चले जाने के बाद में नानी ने जो अंबिका मौसी को गालियाँ देनी शुरू करी, उसमें दादी के जाने का दुख कहीं था ही नहीं। नानी तो इस बात से दुखी थी कि अंबिका मौसी का सारा वैभव अस्ताचल को जा चुका था। सांझ हो गई थी और यही नानी से देखा न जा रहा था। रह रह के वो इस बात के लिए अंबिका मौसी को ही दोषी मान रही थी। सारा दोष अंबिका मौसी की निर्बुद्ध उदारता के मत्थे मढ़ रही थी। हवेली में चारों तरफ गरीबी का माहौल देख देख कर नानी को बहुत बुरा लग रहा था। मीना, अरे समुद्र में से वैशाख के गर्मी में पानी भाप बन बन कर उड़ता रहता है, लेकिन उससे समुद्र सूख नहीं जाता। इसका कारण क्या है मालूम है तुझे? सैकड़ों जगह से आने वाली नदियाँ उस पानी को बढ़ाती रहती है। समुद्र कभी सूखता नहीं है। गृहस्थी में भी जमा और खर्च का ऐसा ही हिसाब होना चाहिए, लेकिन अंबिका ने इस बात का कभी ध्यान ही नहीं रखा। अरे उसे जमा ही नहीं। फिर बीच में ही नानी अंबिका मौसी की बहू को भी दोष देने लगी। आज्ञा पालन, विनम्रता, शालीनता, ये सारे गुण बहुत अच्छे, लेकिन इन सारे गुणों का भी जब अति हो जाती है ना, तो वे भी दुर्गुण बन जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत। मैं कहती हूँ अंबिका इतनी निर्बुद्धता से, उदार हस्त से बांट रही थी लोगों को, पर इस बहू ने तो कम से कम अपना दिमाग ठिकाने रखना था। अपने पति को अब सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करना था। हवेली की गिरती दशा क्या उसे दिख नहीं रही थी? गुस्से में बोल बोल के नानी का गला सूख गया था। नानी गई और नानी के साथ में ही अंबिका मौसी का विषय भी खत्म हो गया। जब कभी माँ या हम में से कोई ज़्यादा खर्चा करता तो पिताजी हंस के बोलते, क्यों अंबिका मौसी का संचार हो गया है क्या तुम लोगों में? फिर एक दिन अखबार में खबर पड़ी, अंबिका मौसी की हवेली और हवेली के अंदर की जायदाद, संपत्ति, सामान, इन सब की नीलामी होनी थी। समाचार सुनकर मेरी आंखों के सामने अंबिका मौसी की हवेली का वैभव एक बार फिर आ गया। ऐसा लगा कि आज नानी यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन नानी बीमार थी। हवेली गई। उसके बाद में अंबिका मौसी, राव साहब, अंबिका मौसी के पोते, बहू सब बेघर हो गए और बहू के पीहर में आश्रय के लिए जाकर रहने लगे। मैंने हवेली की शान, ठाट बाट सब देखा था। आज उस ठाट बाट की सांझ होते हुए भी देख ली, जैसे सूर्य अस्त हो गया हो। धीरे धीरे सब कुछ मेरी यादों से निकल गया। अंबिका मौसी भी। विवाह के बाद तो गांव की अधिकतर बातें मैं भूल गई थी। आज माँ का पत्र आया और एकदम सारी बातें ऊपर आ गई। मैं पता नहीं कितनी देर ऐसे ही बैठी रहती कि अचानक कॉल बेल की आवाज़ से मैं जाग पड़ी। बच्चे स्कूल से आ गए थे। रोज़मर्रा का रूटीन शुरू हो गया। दिमाग में अंबिका मौसी ही बैठी हुई थी। सोते समय मुझसे रहा न गया और मैंने इन्हें माँ का पत्र दिखाया। इन्होंने पत्र हाथ में लेके जोर से पढ़ना शुरू किया। बेटी रेखा, तुम्हें अंबिका मौसी याद है ना? यहाँ कल धर्मशाला में उसकी मृत्यु हो गई। 4 कंधे भी नसीब न हुए उसको। आखिर किसी ने उसे पहचाना और हमारे घर आके संदेशा दिया। तेरे पिताजी ने 4 लोगों को जमा किया और उसका अंतिम संस्कार किया। अंबिका मौसी धर्मशाला में कैसे आई, क्यों आई, कुछ समझ में नहीं आया। सूख के एकदम कांटा हो गई थी। हड्डियाँ दिख रही थी बिल्कुल। अरे हड्डियों का ढांचा रह गई थी। मेरे मन मस्तिष्क में अंबिका मौसी का साक्षात लक्ष्मी देवी जैसा झिलमिल जगमगाता रूप कौंध गया। मैंने कान पर हाथ रखते हुए इनसे कहा, बस बस अब और मत पढ़िए, मुझसे नहीं सुना जा रहा। माँ का पत्र पढ़ने के बाद से मेरे मन में अंबिका मौसी के जीवन की जो सांझ घिर आई थी, वो मेरे आँखों में से बरसने लगी। मित्रों, ये थी कहानी सांझ, सुधा चौहान जी की लिखी हुई कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।